आज हंगरी प्रो ऑर्बान और एंटी ऑर्बान पार्टियों में बंटा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अक्सर ब्रुसेल्स का उल्लेख करते हैं और पुतिन से अपनी दोस्ती दिखाते हैं। ओरबान को यूरोपीय संघ में मॉस्को का करीबी सहयोगी समझा जाता है, पर कुछ समर्थक कहते हैं कि उनका रुख हंगरी के हित के लिए है। यूरोप के अधिकांश देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, सिवाय हंगरी के। यह यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का हिस्सा है। फिर भी यह अपने सहयोगियों जैसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करता। यह अपनी सीमाओं से सैन्य सहायता को पार करने से रोकता है, यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को वीटो करता है और यहाँ तक कि यूक्रेनी समाचार साइटों को भी बंद कर देता है। विक्टर ओरबान शांति वार्ता के लिए मॉस्को जाते हैं, जबकि यूरोप की निराशा बढ़ती है। क्या हंगरी सच में शांति की रक्षा कर रहा है या चुपचाप रूस का समर्थन कर रहा है? और कैसे यूरोप के सबसे मुख्य सदस्यों में से एक बाकी सबसे इतना दूर हो गया? आइए देखते हैं कि हंगरी कैसे यूरोप का ट्रोजन हॉर्स बन गया। यह सब 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। शुरू में हंगरी यूक्रेन के पक्ष में लगता था। सरकार ने युद्ध की निंदा कर यूक्रेन की सीमाओं और स्वतंत्रता का सम्मान बताया। संयुक्त राष्ट्र में हंगरी के राजनयिकों ने यूक्रेन समर्थक सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। 2 मार्च को उन्होंने रूस से तत्काल वापसी की मांग के पक्ष में मतदान किया। उसी महीने उन्होंने नागरिकों और पावर स्टेशनों पर हमलों की निंदा के लिए फिर मतदान किया, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रहे। अप्रैल में हंगरी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का समर्थन किया। अक्टूबर में उसने डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में रूस के फर्जी जनमत संग्रह को खारिज करने के लिए मतदान किया। नवंबर में उसने रूस से हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर फिर मतदान किया। फरवरी 2023 तक हंगरी ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और शांति की मांग वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। कागजों पर सब साफ था। हंगरी पश्चिमी सहयोगियों के साथ था। कई लोगों को यह हैरान कर गया। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान मॉस्को के करीबी रहे, फिर भी वे वॉशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स के साथ थे। हंगरी सरकार ने अपने रुख को शांत तटस्थता कहा। ओरबान ने कहा कि हंगरी को अपनी न होने वाली जंग में नहीं घसीटा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश का कर्तव्य अपने लोगों और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है। संदेश सीधा और विश्वास योग्य था। कई हंगेरियन जो संकट और युद्ध से थक गए थे, इसका समर्थन करने लगे। कुछ समय तक यह असरदार रहा। सरकार ने कहा कि वह हथियारों की जगह मानवीय सहायता भेजेगी। 27 फरवरी 2022 को विदेश मंत्री ने घोषणा की कि हंगरी यूक्रेन को 30,000 टन भोजन और ईंधन भेजेगा। कुछ दिनों बाद ओरबान ने 600 मिलियन फोरिंट के सबसे बड़े सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भोजन, स्वच्छता और बच्चों का सामान दिया गया। इसके तुरंत बाद ब्रिज टू सबकार्पेथिया अभियान शुरू हुआ, जिसमें लोग एक राष्ट्रीय नंबर पर पैसे दान कर सकते थे। उन्होंने शरणार्थियों की मदद की, सीमावर्ती शहरों को सहायता दी, यात्रा मुफ्त की और कंपनियों को शरणार्थियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित किया। हंगरी के नागरिकों ने भी अपने गरीब पड़ोसियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। सीमा पर स्वयंसेवकों, चर्चों और सहायता समूहों ने लवीव से आए शरणार्थियों की मदद तेजी से की और 2022 की गर्मियों तक हंगरी की स्थिति काफी स्थिर दिख रही थी। ब्रुसेल्स में राजनयिकों को उम्मीद थी कि हंगरी स्थिर मध्यस्थ बनी रहेगी। फिर भी वह 26 दिसंबर में टूट गई, जब यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए 18 अरब यूरो की सहायता योजना तैयार की। यह योजना यूक्रेन सरकार के संचालन, वेतन और बम से नष्ट शहरों के पुनर्निर्माण के लिए थी। हर देश ने हाँ में वोट दिया, सिवाय हंगरी के। बुडापेस्ट के अधिकारियों ने निगरानी को लेकर चिंता जताई, यह मांग करते हुए कि पैसे का सही इस्तेमाल हो और हंगरी के करदाताओं का पैसा युद्ध में खर्च न हो। ऊपर से ये बातें तर्कसंगत थीं, लेकिन कई यूरोपीय संघ के राजनयिकों का मानना था कि हंगरी अपने जमे फंड्स छुड़वाने के लिए वीटो का दबाव बना रहा था। भ्रष्टाचार और हंगरी के कानून के कारण इन्हें रोका गया था। इस वोट से फंडिंग में देरी हुई और यूरोपीय संघ चौंक गया। आखिरकार हंगरी ने अपने फंड्स पर रियायतें हासिल करने के बाद झुकाव दिखाया, लेकिन हंगरी की नीतियों में यही एकमात्र समस्या नहीं थी। इससे कहीं ज्यादा समस्याएं थीं। युद्ध की शुरुआत से ही हंगरी ने अपने क्षेत्र से हथियारों को गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उन हथियारों को भी जो अन्य नाटो देशों से यूक्रेन के लिए भेजे जा रहे थे। सरकार ने कहा कि यह सुरक्षा उपाय है ताकि वे सीधे शामिल न हों। प्रधानमंत्री ओरबान ने कहा कि हंगरी उस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेगा जिसे वह जीत नहीं सकता। लेकिन पोलैंड और स्लोवाकिया में सहयोगियों, जिन्होंने हथियारों के काफिलों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी, ने इसे पूर्ण समर्थन की कमी के रूप में देखा। इसी शुरुआत को कई राजनयिक हंगरी का दोहरा खेल मानते हैं।
जिसका कारण शायद ऊर्जा हो सकता है। देश रूसी तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। उसकी 80% से ज्यादा गैस और 2/3 तेल रूस से, मुख्यतः यूक्रेन और सर्बिया की पाइपलाइनों से आता है। 2022 के आक्रमण के बाद अधिकतर यूरोपीय संघ देशों ने नॉर्वे और अमेरिका से तरलीकृत गैस खरीदनी शुरू की। हंगरी ने इसके उलट किया। उसने गैज़प्रोम के साथ अपने अनुबंध बढ़ा दिए। सरकार ने कहा कि वह हंगरी के परिवारों को बढ़ती कीमतों से बचा रही है। सस्ते ईंधन के लिए उसने ऐसा समझौता किया जिससे उसकी आजादी सीमित हो गई। जब यूरोपीय संघ ने रूस पर तेल प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा तो हंगरी ने धमकी दी कि अगर उसे छूट नहीं मिली तो वह इसे वीटो कर देगा, यह दावा करते हुए कि उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। रूसी ऊर्जा न होने पर ब्रुसेल्स ने ड्रुजेबा पाइपलाइन से कच्चा तेल आयात की इजाजत दी। ओरबान ने इसे व्यावहारिक जीत कहा, दूसरों ने इसे ब्लैकमेलिंग कहा। यह नीति राजनीतिक रूप से सफल रही। सरकारी मदद से ऊर्जा की कीमतें कम बनी रहीं, भले ही महंगाई 20% से ऊपर चली गई और सार्वजनिक वित्त पर दबाव आ गया। ओरबान ने इसे हंगेरियाई परिवारों की सुरक्षा बताया, लेकिन आलोचकों ने इसे स्वतंत्रता के बदले स्थिरता का सौदा कहा। 2024 तक पोलैंड और चेक गणराज्य ने रूसी आयात लगभग बंद कर दिए थे, लेकिन हंगरी ने ऐसा नहीं किया। इसने गैस अनुबंध नवीनीकृत किए और सर्बिया के जरिए नई आपूर्ति पर भी बातचीत की। ओरबान ने कहा कि एक छोटा स्थल रुद्ध देश स्थिरता चाहता है, लेकिन विश्लेषकों ने चेताया कि यह निर्भरता मास्को को दबदबा देती है। आंकड़ों से साफ है कि यूरोप ने रूसी ऊर्जा आयात आधे से ज्यादा घटाया, पर हंगरी की हिस्सेदारी 85% से सिर्फ 75% हुई। घर में कुछ समय तक संतुलन रहा। सरकार ने नागरिकों से कहा कि ब्रुसेल्स उन्हें अनचाहे युद्ध में धकेल रहा है। सरकार ने एक अभियान चलाया कि हंगरी शांति के पक्ष में है, बाकी युद्ध के पक्षधर हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय संघ के झंडे वाले बम दिखाए। सरकारी टीवी ने कहा कि प्रतिबंधों से यूरोप को रूस से ज्यादा नुकसान हो रहा है। संदेश सीधा और भावनात्मक था, जिससे कई लोगों ने उस पर भरोसा किया। इससे हंगरी तर्क की शांत आवाज जैसी लगी, लेकिन विदेश में इस संदेश ने नुकसान पहुंचाया। यूरोपीय संघ में राजनयिकों ने हंगरी को शांति रक्षक के बजाय एक समस्या पैदा करने वाले देश के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि हर बड़ा फैसला पहले बुडापेस्ट से ही गुजरता है। हंगरी ने वीटो को बिजनेस मॉडल बना लिया था, क्योंकि ब्रुसेल्स जब भी कोई प्रतिबंध या फंडिंग पैकेज लाता, हंगरी उसे टालने का कारण ढूंढ लेता था। कभी हंगरी की कंपनियों की सुरक्षा, कभी यूक्रेन में अल्पसंख्यकों के अधिकार या फिर ज्यादा चर्चा की मांग होती थी। यह अब आम हो गया था। एक यूरोपीय संघ अधिकारी ने इसे धीमी तोड़फोड़ की बूंद कहा। हंगरी की रणनीति बस इतनी आगे बढ़ने की थी कि सजा से बचा जा सके, लेकिन कभी इतनी नहीं कि मददगार साबित हो सके। इसी तरह यह दोहरा खेल इतने लंबे समय तक चलता रहा। यह सब तटस्थता के नाम पर हुआ। हंगरी कभी संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी देशों के साथ वोट करता, तो कभी यूरोपीय संघ के बयान को मंजूरी नहीं देता। और भी बुरा यह था कि ओरबान के विदेश मंत्री रूस के लावरोव से मिलते हुए बार बार मॉस्को जाते रहे, जबकि रूसी मिसाइलें यूक्रेनी शहरों पर गिर रही थीं। ये कोई सम्मेलनों के दौरान जल्दबाजी की बातचीत नहीं थी। ये आधिकारिक दौरे थे जिनमें फोटो, मुस्कान और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल थीं। रूसी मीडिया ने हर मुलाकात को मॉस्को के यूरोपीय संघ में दोस्तों के रूप में दिखाया। यूरोप के लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि हंगरी क्या कर रहा है। पश्चिमी राजदूतों ने इसे युद्ध अपराधी से व्यवहार कहा, हंगरी ने कूटनीति बताया। युद्धबंदी घोटाले के साथ हंगरी की प्रतिष्ठा को एक और झटका लगा। जून 2023 में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने बताया कि रूस ने पकड़े यूक्रेनी सैनिकों के एक समूह को हंगरी भेजा। यूक्रेन ने कहा उसे जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए कीव ने कुछ घंटों में स्पष्टीकरण मांगा। हंगरी के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवीय भावना और नैतिक कर्तव्य के तहत मदद की थी। पत्रकार सैनिकों को नहीं ढूंढ पाए, वे गायब थे। रूस ने स्थानांतरण से इनकार किया। हंगरी ने लोगों की स्थिति नहीं बताई। यह खबर हफ्तों यूरोप की सुर्खियों में रही। यूक्रेन ने हंगरी पर रूस के लिए काम करने का आरोप लगाया। यूरोपीय संघ ने स्पष्टता मांगी। जब कुछ सैनिक आखिरकार सार्वजनिक रूप से सामने आए तो हंगरी ने कहा कि मामला समाप्त हो गया है, लेकिन नुकसान हो चुका था। इसे हंगरी और मॉस्को के घनिष्ठ संबंध का उदाहरण माना गया, जो कूटनीति से आगे सहयोग में बदल गया था। घोटाले से अविश्वास बढ़ा और ब्रुसेल्स ने यूक्रेन मामलों में हंगरी को नजरअंदाज करना शुरू किया। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरो ने यूक्रेन को जमे रूसी संपत्तियों के मुनाफे से फंड देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा हंगरी को आपत्ति का अधिकार नहीं, क्योंकि उसने वोट देने से इनकार किया था। बुडापेस्ट ने इसे अवैध कहा। ब्रुसेल्स ने अनदेखा कर आगे बढ़ गया। यूरोपीय संघ अब इंतजार नहीं करना चाहता था। हंगरी की मेज पर जगह कम हो रही थी, जिसमें उसकी खुद की भी भूमिका थी। इसी बीच आर्थिक विवादों ने हालात
और बिगाड़ दिए। यूक्रेन ने ओटीपी बैंक को युद्ध प्रायोजकों में शामिल किया क्योंकि वह रूस में कारोबार कर रहा था। हंगरी ने यूक्रेन को 2 अरब यूरो की ईयू सैन्य सहायता रोक दी। हंगरी ने बैंक की प्रतिष्ठा पर हमले की शिकायत की, जबकि अन्य सदस्य देशों ने उस पर यूक्रेन की पीड़ा का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। कई महीनों की बहस के बाद यूक्रेन ने ओटीपी को सूची से हटाया, लेकिन विश्वास को हुआ नुकसान स्थायी रहा। ब्रुसेल्स में कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि हंगरी हमेशा अपने खुद के कंपनियों को प्राथमिकता देगा, चाहे युद्ध का समय ही क्यों न हो। पश्चिमी राजनयिकों ने हंगरी को यह राह अस्थायी बताई। वॉशिंगटन में राजदूत डेविड प्रेसमैन ने हंगरी की नाटो वफादारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, तटस्थता अलग है, लेकिन कीव पर मिसाइलें गिरने के वक्त रूसी अधिकारियों से मिलना कुछ और है। राजनयिक रिपोर्टों में अविश्वसनीय साझेदार जैसे शब्द दिखने लगे, लेकिन ऑर्बन ने आलोचनाएं अनदेखी की। उन्होंने समर्थकों से कहा कि हंगरी युद्ध में नहीं जाएगा, शांति के लिए संवाद जरूरी है, हथियार नहीं। यूरोप के लिए यह सिर्फ एक सुविधाजनक बहाना था। 2024 की गर्मियों तक विरोधाभास चरम पर थे। ईयू की घूर्णन परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति ऑर्बन 2 जुलाई को कीव गए और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। उन्होंने कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए युद्ध विराम की बात की। बैठक शिष्टाचारपूर्ण रही, लेकिन दूरी बनी रही। जेलेंस्की ने कहा कि आक्रामकता को इनाम देकर शांति संभव नहीं। 3 दिन बाद ऑर्बन मॉस्को में पुतिन से मिले। यूरोपीय संघ को पता नहीं था। नाटो को यात्रा शुरू होने के बाद बताया गया। हंगरी सरकार ने इसे शांति मिशन बताया। पुतिन ने धन्यवाद दिया और दोहराया कि पश्चिम यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हंगरी सरकार की वेबसाइट पर कीव और मॉस्को यात्राएं यूरोपीय संघ की अध्यक्षता के लोगों के साथ दिखाई गईं, मानो ओरबान पूरे संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। ब्रुसेल्स ने नाराजगी जताई। ईयू अधिकारियों ने कहा, हंगरी सिर्फ खुद के लिए बोल सकता है। चार्ल्स मिशेल और जोसेफ बोरेल ने स्पष्ट किया कि ऑर्बान की मॉस्को यात्रा व्यक्तिगत थी, यूरोपीय नहीं। नाटो ने कहा, हंगरी तटस्थ रह सकता है, पर गठबंधन की एकता नहीं तोड़ सकता। वॉशिंगटन ने इस यात्रा को कूटनीति की विकृति बताया। यह सिर्फ गलती नहीं थी, बल्कि हंगरी के भटकने को दर्शाता था। जिस नेता ने पूर्व पश्चिम के बीच पुल बनाने का वादा किया था, अब उसे मॉस्को की मदद से वही पुल तोड़ने वाला माना जा रहा था। यूरोपीय विदेश मंत्रियों ने कहा कि हंगरी ने सीमा पार की है। ब्रुसेल्स में नेताओं ने हंगरी को समाधान का हिस्सा मानना छोड़ दिया और अब उसे सिर्फ एक समस्या समझते हैं। वह देश जिसने कभी यूरोपीय संघ के नियम बनाने में मदद की थी, अब उन नियमों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। ईयू भवनों में राजनयिक बुडापेस्ट को स्थायी वीटो जैसे शब्दों से चुपचाप वर्णित करने लगे। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जैसे पुराने सहयोगी भी दूर होने लगे। ब्रुसेल्स में यही भावना थी। हंगरी की विश्वसनीयता खत्म हो गई थी। वसंत में लक्जमबर्ग में विदेश मंत्री मिले तो निराशा साफ दिखी। एक राजनयिक ने कहा कि हंगरी पूरे संघ को गैस बिल पर बंधक बना रहा है। यह अतिशयोक्ति थी, पर सच्चाई से दूर नहीं थी। चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोप के 26 सदस्य शांति के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। योसेफ बोरेल ने स्पष्ट कहा कि एक देश 27 देशों का संदेश नहीं बदल सकता। अब बुडापेस्ट से शांति के बारे में आने वाला हर बयान एक तरह का प्रचार लगने लगा था और हर वीटो एक धमकी की तरह दिखने लगा था। वो सब्र जो सालों से बना हुआ था, आखिरकार खत्म हो गया था। यूरोपीय संसद के गलियारों में अब माहौल चिढ़ से कार्रवाई की ओर बढ़ गया था। सांसदों ने अनुच्छेद 7 पर बहस फिर शुरू की, जिससे सदस्य देश के मतदान अधिकार निलंबित हो सकते हैं। इससे पहले भी इसे दूसरे कारणों से चर्चा में लाया गया था, लेकिन इस बार सवाल कुछ अलग था। यह लोकतंत्र या कानून नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा की बात थी। क्या कोई नेटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य रहते हुए उनकी एकता कमजोर कर सकता है, जबकि सभी लाभ लेता है? अनुच्छेद 7 के इस्तेमाल का विचार अभी भी असंभव लग रहा था, लेकिन इस पर चर्चा होना बताता है कि माहौल कितना बदल गया था। फिर भी हंगरी बार बार वही बातें दोहराता रहा। ओरबान ने बार बार कहा कि प्रतिबंध यूरोप को रूस से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है और शांति का रास्ता मॉस्को से बातचीत ही है। उनके विदेश मंत्री रूस और बेलारूस के अधिकारियों से मिलते रहे, कहते हैं संवाद जरूरी है। हंगरी में सरकार समर्थक मीडिया ने इस रुख का पूरा समर्थन किया। कॉलम लेखकों ने पश्चिमी नेताओं को युद्धप्रिय और यूरोपीय संघ को नैतिक रूप से अंधा बताया। उन्होंने कहा कि हंगरी ही सच बोलने के लिए सबसे बहादुर देश है। यह कहानी प्रभावशाली थी, लेकिन इसी ने हंगरी को सहयोगियों से दूर किया और इसके परिणाम दिख रहे थे। वाइसेग्राद समूह, जो मध्य यूरोपीय देशों का गठबंधन है,
में अब हंगरी अलग थलग हो गया था। पोलैंड, चेक गणराज्य ने बैठकों से इनकार किया। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने कहा, हंगरी के व्यवहार से क्षेत्रीय एकता नष्ट हुई। यूरोपीय संसद में ओरबान की फिदेश पार्टी ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक कहने वाले मतदान से किनारा किया। यह एक प्रतीकात्मक इशारा था, लेकिन इसने बहुत कुछ कह दिया। यूरोपीय सांसदों ने कहा कि हंगरी मॉस्को की रक्षा कर रहा था, जबकि यूक्रेन में आम नागरिक रोजाना मारे जा रहे थे। हंगरी ने 2025 के अंत में यूरोपीय संघ की सैन्य सहायता रोक दी, यह कहते हुए कि उसकी कंपनियों के साथ व्यवहार सही नहीं है। इस बार ब्रुसेल्स ने देर नहीं की। यूरोपीय आयोग ने कहा कि वह फंड हंगरी को दरकिनार कर सीधे वैकल्पिक चैनलों से भेजेगा। पहली बार यूरोपीय संघ के नेताओं ने खुले तौर पर उन तरीकों पर चर्चा की जिनसे हंगरी को फैसलों को बंधक बनाने से रोका जा सके। यूरोप ने एक सदस्य को दरकिनार करने की व्यवस्था शुरू की, जो एक शांत लेकिन ऐतिहासिक बदलाव था। संदेश यह था कि हंगरी कागज पर अपना वीटो रख सकता है, लेकिन व्यवहार में यूरोपीय संघ उसके बिना ही आगे बढ़ जाएगा। ओरबान ने जिस पुल का वादा किया था वह अब दीवार बन गया है, जिसे बाकी लोग पार कर रहे हैं। घर पर सरकार ने इस अलगाव को सम्मान के प्रतीक में बदलने की कोशिश की। सरकार समर्थक मीडिया ने ऐसी खबरें चलाईं जिनमें दावा किया गया कि हंगरी यूरोप में बचा हुआ एकमात्र स्वतंत्र देश है। उन्होंने कहा कि बाकी ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन से आदेश ले रहे हैं और ओरबान को राष्ट्रीय संप्रभुता का रक्षक बताया। यह कहानी कुछ समय तक चली क्योंकि यह गर्व को छूती थी। इससे हंगेरियन लोगों को खास, अलग और अडिग होने का एहसास हुआ। लेकिन गर्व न तो अर्थव्यवस्था को सुधारता है और न ही खाली शेल्फों को भरता है। जैसे जैसे महंगाई ऊंची रही और यूरोपीय संघ की रिकवरी फंड्स जमी रहीं, लोगों ने बाहरी बने रहने की कीमत महसूस करनी शुरू कर दी। साल के अंत तक सर्वेक्षणों से पता चला कि सरकार पर विदेश नीति में जनता का भरोसा घट गया था। यहाँ तक कि हंगरी की लंबे समय से चली आ रही तटस्थता की दावेदारी भी अब दबाव में थी। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों के प्रवेश पर रोक के बाद बुडापेस्ट ने दर्जन भर यूक्रेनी समाचार चैनलों को हंगरी विरोधी झूठ फैलाने का आरोप लगाकर ब्लॉक कर दिया। यूक्रेन ने 8 हंगेरियन मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया। जो राजनयिक विवाद था अब सूचना युद्ध बन गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे को साझा सीमा वाले पड़ोसी के रूप में नहीं, बल्कि कहानी पर नियंत्रण के लिए लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखना शुरू कर दिया। ऐसी लड़ाई नक्शों पर नहीं दिखती, पर असर असली होते हैं। व्यापार और सहयोग रुक गए। मानवीय परियोजनाएं भी ठप हो गईं। जो सीमा जोड़ती थी अब अलग कर रही थी। ब्रुसेल्स ने हंगरी के बिना आगे बढ़ना जारी रखा। दिसंबर 2025 में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को रूसी जमी संपत्तियों के मुनाफे से सैन्य सहायता देने पर सहमति दी। हंगरी को एक बार फिर से पूरी तरह से चर्चाओं से बाहर रखा गया। जब इस बारे में पूछा गया तो एक यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने बस इतना कहा, हमने मदद करने वाले सदस्यों को आमंत्रित किया। उस वाक्य ने नई हकीकत बताई। हंगरी कमरे में था, लेकिन मेज पर नहीं। संघ में उसकी सीट थी, पर उसकी आवाज बेअसर हो गई थी। अंतिम झटका बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन से आया, जो हंगरी की यूरोपीय संघ अध्यक्षता के कूटनीतिक प्रभाव को दिखाने के लिए था। इसका उद्देश्य ट्रंप और पुतिन को यूक्रेन पर शांति वार्ता के लिए एक साथ लाना था। लेकिन जब मैंने इस पर शोध किया तो यह बैठक कभी नहीं हुई थी। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यूरोपीय संघ और यूक्रेन इस बैठक को लेकर उत्साहित नहीं है, क्योंकि हंगरी एक निष्पक्ष मेजबान के रूप में विश्वसनीय नहीं रही। अपने ही देश के भीतर ओरबान अपनी ही पार्टी के अंदर भी विश्वसनीयता खो रहे हैं। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या विदेश नीति पर लगातार लड़ाई करना इसकी कीमत चुकाने लायक है। ओरबान की फिदेश पार्टी के नेताओं को 2026 के चुनावों से पहले चिंता बढ़ रही है। जनमत सर्वेक्षणों में ओरबान की पार्टी पिछड़ रही है। पीटर मजारिस TIE से 7 अंक आगे हैं। लोग भ्रष्टाचार और एक नए कानून से नाराज हैं, जो स्वतंत्र समूहों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ सदस्य चुपचाप शिकायत करते हैं। मंत्रियों ने समस्याएं मानी, जैसे मुश्किल समय और यूरोपीय संघ से झगड़े। ओरबान ने टीम बदलकर समूह में डर दिखाया। सदस्य छोड़ रहे हैं। गिरावट जारी रही तो लोयो फ्रांस पूछते हैं, क्या अकेले रहना और थके मतदाता महंगा पड़ रहा है। ओरबान की सत्ता पर मजबूत पकड़ धीरे धीरे उनके अपने देश में कमजोर हो रही है। छवि और हकीकत के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। ओरबान ने हंगरी को पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल कहा था, लेकिन व्यवहार में वह साफ तौर पर एक तरफ झुक गए। हंगरी का ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन और मध्य यूरोप में असर घटा, पर ओरबान पर असर नहीं दिखा। जब तक वह खुद को शांति के रक्षक के रूप में पेश कर सकते थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन अब तो उनके अपने देश में भी समर्थन टूट रहा है। देखने के लिए धन्यवाद।